जगत मेहरा ने एक दिन बाद मंगलवार 3 सितंबर की शाम को रश्मि सिंह, कविता बंसल और जिया राठौर को रात के खाने पर आमंत्रित किया। जगत मेहरा की मूल योजना कुछ रेड मीट खरीदने और नुस्खे के अनुसार 2 व्यंजन पकाने की थी, लेकिन यही उनका व्यक्तित्व था। चाहे कुछ भी हो, शुरुआत में वे उसे सहजता से करते थे, लेकिन जैसे जैसे वे उसे करते जाते, अनजाने में ही उसमें लीन हो जाते और अनायास ही ये सोचने लगते कि इसे और बेहतर कैसे किया जाए। इसके अलावा हाल ही में उन्हें खाना पकाने में रुचि विकसित हुई थी। दरअसल जिस रात उसने उन्हें डिनर पर ले जाने का वादा किया था, उसी रात जगत मेहरा ने खुद को रोक नहीं पाया और उन्हें व्हाट्सएप पर एक संदेश भेजकर उनकी पसंद के बारे में पूछा। जगत मेहरा की समझ के अनुसार दुनिया में कोई भी व्यंजन पूरी तरह से स्वादिष्ट नहीं होता। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की पसंद और नापसंद अलग अलग होती है। यहां तक कि अलग अलग व्यक्तियों की भी अपनी अपनी पसंद होती है। हालांकि बेहतरीन व्यंजन आमतौर पर अधिकांश लोगों की सर्वसम्मति से प्रशंसा प्राप्त कर लेते थे, फिर भी प्रशंसा के स्तर में अंतर होता था। कुछ लोगों को ये बहुत स्वादिष्ट लगता था, कुछ को बहुत स्वादिष्ट और कुछ को ठीक ठाक लगता था। कुछ लोगों को तो ये थोड़ा नमकीन, थोड़ा फीका, बहुत मसालेदार, कम मसालेदार आदि भी लगता था। अधिकांश लोग पेशेवर भोजन विशेषज्ञ नहीं थे और उनका अपना ही आकलन करने का तरीका था। कोई व्यंजन स्वादिष्ट था या नहीं, ये स्वाद कलियों से मिलने वाली प्रतिक्रिया और पूरी तरह से व्यक्तिपरक निर्णय पर आधारित था। इसलिए जगत मेहरा का मानना था कि अलग अलग लोगों के स्वाद के अनुसार व्यंजनों के स्वाद को समायोजित करना आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका था। अगर वह इसे चरम सीमा तक ले जाना चाहता, तो उसे खाने के इच्छुक लोगों को रसोई में बुलाकर खाना बनाते समय उन्हें चखने देना चाहिए था। फिर उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर वो धीरे धीरे स्वाद और खाना पकाने की विधि में बदलाव करता। जगत मेहरा के मन में भी एक पल के लिए ये विचार आया, लेकिन उसने तुरंत ही इसे छोड़ दिया। ये कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया था। इसके अलावा इस प्रक्रिया में 1 या 2 घंटे लग सकते हैं, या फिर काफी लंबा समय भी लग सकता है। अगर उन्हें ये प्रक्रिया थकाऊ लगती और वे इसे आधे अधूरे मन से करते, तो जगत मेहरा के स्वभाव को देखते हुए किसी काम को अधूरा छोड़ने का एहसास और भी असहज होता। मंगलवार की रात 6:30 बजे कविता बंसल ने काम के बाद रश्मि सिंह और जिया राठौर को लिया और जगत मेहरा के घर चली गई। बाहर का सुरक्षा दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, इसलिए उन तीनों ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चले गए। घर में प्रवेश करते ही उन्हें रसोई से आती हुई सुगंध महसूस हुई। बैठक कक्ष में भोजन की मेज पर कटोरियों और चॉपस्टिक के 4 सेटों के अलावा 3 बड़ी सफेद चीनी मिट्टी की प्लेटें थी। ये सभी एक स्टेनलेस स्टील के सूप के बर्तन से ढकी हुई थी, इसलिए वे अंदर क्या है ये देख नहीं सकते थे। स्पष्टतः ये 3 व्यंजन पहले से ही तैयार किए जा चुके थे। दरवाजा बंद करने के बाद तीनों लड़कियां सीधे रसोई में गई और एप्रन पहने हुए जगत मेहरा को उत्सुकता से देखने लगी। अरे यार, तुम कितने व्यंजन बनाने की योजना बना रहे हो? कविता बंसल ने थोड़ी हैरानी से कहा। जब जगत मेहरा ने परसों रश्मि सिंह से वादा किया था कि वह उनके लिए खुद खाना बनाएगा, तो उसने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा वह 1-2 व्यंजन बनाएगा और फिर कुछ खाना बाहर से मंगवा लेगा। आखिरकार जगत मेहरा ने खुद कहा था कि उसने कुछ दिन पहले ही खाना बनाना सीखना शुरू किया है और उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। वे बस उसे अपने साथ खाने के लिए मजबूर करना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से वो व्यवहार कर रहा था, उसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कोई नौसिखिया है। सचमुच रसोई में जगत मेहरा व्यस्त दिख रहा था। उसकी हरकतें फुर्तीली, तेज और सहज थी, लेकिन वह जरा भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। उसकी खाना पकाने की क्रिया स्थिर और तेज थी और मसाले डालने का, कढ़ाई उठाकर उस पर प्लेट रखने का वो बिना किसी झिझक के बेहद सटीक और निर्णायक था। कुछ देर बाद
वो कढ़ाई धो रहा था और अगली डिश बनाने की तैयारी कर रहा था। वो एक अनुभवी शेफ की तरह लग रहा था, न कि किसी नौसिखी की तरह जिसने अभी अभी खाना बनाना सीखना शुरू किया हो। 4 व्यंजन और एक सूप लगभग 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। आप लोग थोड़ी देर बाहर इंतजार कीजिए, जगत मेहरा ने पीछे मुड़े बिना कहा। उसने परसों ढेर सारी सामग्रियां खरीदीं और फिर पूरा दिन उन सभी सामग्रियों का इस्तेमाल करने में बिताया। उसने ऑनलाइन मिली रेसिपी में सुधार किया और स्वाद व खाना पकाने की प्रक्रिया में उसी के अनुसार बदलाव किए। उसने कल रात ही पकवान और व्यंजन तय कर लिए थे और फिर आज सुबह ताजी सामग्री खरीदने चला गया। समय का हिसाब लगाने के बाद जब कविता बंसल ने जाने की बात कही, तो उसने ये हिसाब लगाना शुरू किया कि रश्मि सिंह और जिया राठौर को लेने और उसके मोहल्ले तक पहुंचने में उसे लगभग कितना समय लगेगा। फिर इसी समय के अनुसार उसने खाना बनाना शुरू करने का समय निर्धारित किया। चारों व्यंजन और एक सूप भी एक क्रम में परोसे गए थे। कुछ व्यंजनों को कढ़ाई से थोड़ी देर के लिए बाहर रखा जा सकता था, जिससे उनका स्वाद बेहतर हो जाता था, लेकिन कुछ व्यंजनों को जल्द से जल्द खाना आवश्यक था। खाना बनाना शुरू करने से पहले ही उसने अपने मन में हर कदम की योजना बना ली थी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की तरह चरण दर चरण चलता रहा। एक एक पंक्ति करके कोड चलता रहा। हालांकि कभी कभी त्रुटियां होती थी, लेकिन वे सभी गणना सीमा के भीतर ही थी। इस कदम को उठाने से पहले अगला कदम और यहां तक कि उसके बाद वाला कदम भी उसने अपने मन में पहले ही पूर्वाभ्यास कर लिया था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता था कि रसोई में जगत मेहरा की आकृति व्यस्त तो थी, लेकिन अव्यवस्थित नहीं थी, मानो वह एक कुशल अनुभवी हो। कुछ देर रसोई के दरवाजे पर खड़े रहने के बाद कविता बंसल ने अपनी सहेली से फुसफुसाते हुए कहा, खाना बनाते समय वो थोड़ा आकर्षक क्यों लगता है? रश्मि सिंह ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा क्रश एक बेमिसाल शेफ है। एक दिन वो तुम्हारे पास एप्रन, गंजे सिर और लाल रंग के भुने हुए सूअर के मांस के साथ आएगा। कविता बंसल ने उसे चुटकी काटी और कहा, धिक्कार है, क्या तुम सचमुच मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वो आपका ब्लाइंड डेट है। रसोई में व्यस्त जगत मेहरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कहा, लिविंग रूम में जाओ, दरवाजे को मत रोको। रश्मि सिंह ने जीभ बाहर निकालकर फुसफुसाते हुए कहा, कितनी उग्र है। फिर भी वो कविता बंसल के साथ बैठक कक्ष में वापस चली गई। जिया राठौर वही रुकी रही। उसने रसोई में झांक कर पूछा, क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकती हूं? नहीं, जाओ अपने फोन से खेलो, वाईफाई का पासवर्ड है। खाना जल्दी आ रहा है। जगत मेहरा सही था। उसने 15 मिनट कहा था और वास्तव में लगभग 15 मिनट ही लगे। आखिरी व्यंजन और सूप तैयार होने के बाद वो उसे तुरंत बैठक में नहीं ले गया। इसके बजाय उसने उसे 2 छोटी प्लेटों और सूप के कटोरे में रखा। फिर उसने जिया राठौर से दरवाजा खोलने में मदद करने के लिए कहा। एक हाथ में प्लेट और दूसरे हाथ में कटोरा पकड़े हुए वह बाहर चला गया। वो कहाँ जा रहा है? कविता बंसल और रश्मि सिंह दोनों उत्सुकता से उसके पीछे पीछे बाहर गई। फिर उन्होंने जगत मेहरा को 706 नंबर कमरे में जाते देखा। वहां एक गोलमटोल छोटी लड़की दरवाजा खोलकर उसका इंतजार कर रही थी। उसने खुशी खुशी उसका घर में स्वागत किया। क्या चल रहा है? क्या उसने दूसरी लड़ाई शुरू कर दी? कविता बंसल ने पलकें झपकाईं और अपनी सहेली की ओर देखा। मुझे कैसे पता चलेगा? रश्मि सिंह ने कंधे उचकाते हुए कहा। हालांकि 10 सेकंड बाद जगत मेहरा 706 से बाहर निकला। प्लेटें और कटोरे वहां नहीं थे। इसके बजाय वो एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर लेकर बाहर आया। रश्मि सिंह और कविता बंसल तुरंत समझ गई कि उसने खाने के बदले चावल ले लिए हैं। छोटी बच्ची की प्रतिक्रिया से लग रहा था कि जगत मेहरा ने शायद पहले ही उसके परिवार से बात कर ली थी। चलो खाना खाते हैं। जगत मेहरा ने चावल का बर्तन लेकर घर में प्रवेश करते हुए तीनों लड़कियों से कहा।
उसने रसोई से एक थाली और एक सूप निकाला। मेज पर रखी तीनों थालियों को ढकने वाले स्टेनलेस स्टील के कटोरे हटाने के बाद चारों थालियां और एक सूप तीनों लड़कियों के सामने परोसे गए। रश्मि सिंह थोड़ी हैरान दिखीं और बुदबुदाई, ये सब मांस है। चारों व्यंजन मांसाहारी थे, यहां तक कि एकमात्र सूप भी रेड मीट का शोरबा था। हालांकि चारों व्यंजन देखने में, सूंघने में और स्वाद में बहुत अच्छे थे। उन्हें देखकर ही भूख लगने लगती थी। जगत मेहरा ने तुरंत उन सबके लिए चावल का एक एक कटोरा लिया। फिर उसने कटोरे में थोड़ा सा रेड मीट का शोरबा डाला और फ्रिज से पेय पदार्थ निकाले। बेशक उसके सामने केवल एक गिलास पानी था, हालांकि उसे ये पानी पीना नहीं आता था। जिया राठौर ने कोई औपचारिकता नहीं बरती। उसने चॉपस्टिक से कुरकुरे सुअर के मांस के जोड़ का एक टुकड़ा अपने कटोरे में डाला और खाना शुरू कर दिया। ये बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम था। मीठा था, लेकिन तैलीय नहीं। स्वाद वाकई बहुत अच्छा था। बाहर के रेस्तरां के खाने से तो यह बिल्कुल भी बुरा नहीं था। लेकिन क्या सच में कोई नौसिखिया इसे बना सकता है? जगत मेहरा ने पहले कहा था कि उसने अभी अभी खाना बनाना सीखना शुरू किया है। क्या वो झूठ बोल रहा था? जिया राठौर ने अपना सिर उठाया और संदेह भरी नजरों से जगत मेहरा की ओर देखा। हालांकि उसने देखा कि जगत मेहरा भी उसे देख रहा था। उसे उसकी ओर देखते हुए देखकर उसने पूछा, स्वाद कैसा है? इससे पहले कि वह जवाब देती, करी रेड मीट और सोया सॉस चिकन का स्वाद चख चुकी रश्मि सिंह ने खुद को ये कहने से रोक नहीं पाई, जगत मेहरा, क्या तुमने सच में इसे खुद बनाया है? आपने इसे बाहर से तो नहीं खरीदा? जगत मेहरा ने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली से चश्मा ठीक किया और संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ बोला, लगता है मैं खाना बनाने में काफी माहिर हूं। शायद भविष्य में मैं यहां और नहीं रह पाऊंगा। मैं अपने गृहनगर वापस जाकर एक छोटा सा रेस्तरां खोलूंगा। जब मेरा मन करेगा मैं उसे खोलूंगा, और जब मेरा मन नहीं करेगा तो मैं पहाड़ों में मछली पकड़ने चला जाऊंगा। कविता बंसल ने भी आह भरी, जगत मेहरा, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम सचमुच शाओलिन मंदिर के रसोइये हो जो चुपके से पहाड़ से नीचे उतरकर प्रोग्रामर बन गए? क्या यह सच है कि जो प्रोग्रामर कुंफू नहीं जानता वो अच्छा रसोइया नहीं हो सकता? अरे, लेकिन तुम्हारी इस थाली में कौन सा मांस है? मुझे लगा था कि ये चिकन है, लेकिन इसका स्वाद चिकन जैसा नहीं है। बोलते बोलते अचानक उसे कुछ याद आया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसने रसोई की ओर देखते हुए बुदबुदाया, जगत मेहरा, तुम्हारा खरगोश कहाँ है? जगत मेहरा ने बालकनी की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने इसे वहां रख दिया है। उफ! कविता बंसल ने राहत की सांस ली। तो ये कौन सा मांस है? बतख का मांस? खरगोश का मांस? जगत मेहरा ने कहा, मुझे लगता है कि एक को मारना ही काफी है। वैसे भी यहां बहुत सारे व्यंजन हैं। चिंता मत करो, मैंने इसे आज ही मारा है। ये बिल्कुल ताजा है। उसने मन ही मन आह भरी। ये पहली बार था जब उसने खून पीने के लिए खरगोश को नहीं मारा था। सुबह जब वो खरगोश के मांस से निपट रहा था तो उसे सचमुच मानसिक संघर्ष करना पड़ा। वो लगभग खुद को रोक नहीं पाया और उसका खून पीने ही वाला था। कविता बंसल ने फिर से अपना मुंह खोला। उसने बालकनी की ओर देखा और फिर मेज पर रखे खरगोश के सूखे मांस के बर्तन को देखा। कुछ सेकंड तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार उसने कुछ नहीं कहा। किनारे से देख रही रश्मि सिंह लगभग हंस पड़ी। उसने खुद को रोके बिना नहीं पूछा, कविता, क्या खरगोश का मांस स्वादिष्ट होता है? कविता बंसल ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सोचने के बाद उसने अपने सामने रखे सूखे बर्तन से खरगोश का एक टुकड़ा उठा लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि खरगोश का मांस इतना स्वादिष्ट होगा। उसने पहले सोचा था कि अगर उसे पता चल जाए कि वो खरगोश का मांस खा रही है तो उसके मन में एक मनोवैज्ञानिक अवरोध पैदा हो जाएगा और वो उसे नहीं खा पाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि उसने अपने दिल की कठोरता को कम आंका था।
उन तीनों को खुशी खुशी खाते देख जगत मेहरा को काफी संतुष्टि महसूस हुई। ये ठीक वैसा ही एहसास था जैसा उसे जूनियर हाई स्कूल में होता था जब वो वीबी का इस्तेमाल करके एक ज्योतिष सॉफ्टवेयर लिखता था और अपने सहपाठियों को उससे खेलने देता था। उसने धीरे से खरगोश के मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे वह चबा रहा हो, लेकिन असल में वो उसे सिर्फ मुंह में पकड़े हुए था। फिर उसने उसे पूरा निगल लिया। भले ही उसने खाना न खाने का बहाना ढूंढ लिया हो, लेकिन अगर वो इतनी बड़ी मेज पर सजे व्यंजनों में से एक निवाला भी न खाए तो ये अजीब बात होगी। उन्होंने प्रयोगों के माध्यम से पहले ही ये पुष्टि कर ली थी कि कंकड़ निगलने के बाद यदि वे लगभग 200 ग्राम वजन का ठोस भोजन का एक पूरा टुकड़ा खा ले तो कंकड़ों के एहसास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे इस एहसास का उपयोग उल्टी करने की इच्छा को दबाने के लिए कर सकते थे। आखिरी 2 व्यंजन परोसने से पहले ही उसने चुपके से कंकड़ निगल लिए थे। जब तक वह पानी या सूप नहीं पीता था तब तक वह मांस के कुछ टुकड़े खाकर सीधे निगल सकता था। कोई समस्या नहीं थी। बेशक यह प्रक्रिया अभी भी बहुत असहज और दर्दनाक थी। उसका पेट लगातार छटपटा रहा था, मानो उसे कोई सजा मिल रही हो। हालांकि भविष्य में जब वह घर जाकर अपने माता पिता के लिए खाना बनाएगा तो उसे पहले इस स्थिति का पूर्वाभ्यास करना होगा। जब रश्मि सिंह और बाकी लोग खाना खा रहे थे तब जगत मेहरा उनके भावों और शारीरिक मुद्राओं में होने वाले बदलावों को भी देख रहा था। इससे वह यह पता लगा सकता था कि उन्हें हर व्यंजन कितना पसंद आया और फिर उनके स्वाद के अनुसार अपना निर्णय बदल सकता था। हालांकि ये जानकारी उसके मस्तिष्क ने सहज रूप से एकत्रित की थी, न कि जानबूझकर देखी थी। अगर वो इन व्यंजनों के बारे में उनकी राय और पसंद जानना चाहता था तो वो उनसे सीधे पूछ सकता था। इस सवाल पर उनके पास जवाब न देने या झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। हालांकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कोई सचमुच झूठ बोलेगा। कुरकुरे सूअर के पैर सबसे अच्छे हैं। फिर आता है रेड मीट का सूप। इस करी रेड मीट को तब तक पकाया जा सकता है जब तक यह नरम न हो जाए। जिया राठौर की बात गलत नहीं थी। यह जगत मेहरा की उम्मीदों के अनुरूप ही था। कुरकुरे सूअर के पैर खास तौर पर उसके लिए बनाए गए थे। मुझे लगता है कि यह रेड मीट का स्टू काफी स्वादिष्ट है। सूखे बर्तन में खरगोश का मांस भी बुरा नहीं है। सोया सॉस में तला हुआ कटा हुआ चिकन थोड़ा नमकीन है, लेकिन कुल मिलाकर यह बहुत अच्छा है। लगता है मैंने आज रात ज्यादा खा लिया। शायद मेरा वजन फिर से बढ़ जाएगा। खाने का स्वाद हमेशा से हल्का रहा था, या यूं कहें कि स्थानीय निवासी होने के नाते उन तीनों का ही स्वाद हल्का था। इसलिए जब जगत मेहरा ने ये व्यंजन बनाए तो उन्होंने पहले ही उनके स्वाद को ध्यान में रखा था। इसलिए उन्होंने उन्हें अपेक्षाकृत हल्का बनाया। यह भी कल्पना की जा सकती है कि शर्मिला टंडन और उनकी बेटी को यह महसूस होगा कि आज कमरा नंबर 706 में जो व्यंजन परोसे गए थे वे पर्याप्त नहीं थे। मुझे लगता है सोया सॉस के साथ तला हुआ चिकन सबसे अच्छा होता है। बस इतना ही। कविता बंसल की राय सबसे संक्षिप्त थी। हालांकि जगत मेहरा तुरंत समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। न केवल बोलते समय उसकी शारीरिक स्थिति से ही उसे पता चल गया था कि वो झूठ बोल रही है, बल्कि ये भी स्पष्ट था कि अलग अलग व्यंजन खाते समय उसे सूखे खरगोश के मांस के प्रति सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रतिक्रिया हो रही थी। कहने की जरूरत नहीं है, वो उसके चेहरे के हाव भाव, दिल की धड़कन, गंध और अन्य जानकारियों से भी समझ गया था। वह उसके द्वारा खाए गए मांस की मात्रा से भी यह बात समझ गया था। हालांकि उन्हें इसमें कोई अजीब बात नहीं लगी। जब उन्होंने फोन पर रश्मि सिंह से उनके लिए खाना बनाने का वादा किया था तो रश्मि सिंह ने उनसे खरगोश का मांस न पकाने के लिए कहा था। उस रात जब उसने उनकी पसंद के बारे में पूछने के लिए एक और व्हाट्सएप संदेश भेजा तो रश्मि सिंह ने उससे कहा कि अगर वो खरगोश का मांस पकाने में अच्छा है तो वो खरगोश के मांस का व्यंजन बना सकता है, बशर्ते वह स्वादिष्ट हो।
देखने से तो ऐसा लगता है कि खरगोश का मांस न बनाने का अनुरोध कविता बंसल का ही रहा होगा और रश्मि सिंह जानबूझकर अपनी अच्छी दोस्त का स्वादिष्ट दृश्य देखना चाहती थी। लेकिन उसे कैसे पता चला कि कविता बंसल को मेरे द्वारा बनाया गया खरगोश का मांस खाना पसंद आएगा। खाना खाने के बाद जगत मेहरा बाथरूम गया और टॉयलेट फ्लश की आवाज का इस्तेमाल करके उसने पत्थर और खाया हुआ खाना बाहर थूक दिया। तीनों महिलाओं ने रसोई में पड़े बर्तन और बचा हुआ खाना साफ किया। फिर रश्मि सिंह ने हवाई जहाज शतरंज खेलने का सुझाव दिया। दरअसल वे आज अपने साथ हवाई जहाज शतरंज लेकर आई थी। जगत मेहरा को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके बीच शर्त यह थी कि हारने वाले को बर्तन धोने पड़ेंगे। हवाई जहाज पर खेला जाने वाला शतरंज वास्तव में संभावनाओं का खेल था। हालांकि इसमें कौशल का अनुपात बहुत अधिक नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत तो था ही, खासकर जब कई लोग खेल रहे हों। बेशक अगर बाकी 3 लोग उसे निशाना बना रहे होते तो उसके लिए पहला स्थान हासिल करना मुश्किल होता। लेकिन समस्या ये थी कि उनकी शर्त यह थी कि हारने वाले को बर्तन धोने पड़ेंगे, जिसका मतलब यह था कि जब तक वह शीर्ष 3 में रहेगा तब तक वह हारेगा नहीं। जब मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या कम हो गई तो जगत मेहरा पर उनका प्रभाव काफी कम हो गया। उसके लिए अंतिम स्थान से बचना बहुत संभव था, लेकिन उसे बर्तन धोने की शर्त की कोई परवाह नहीं थी। आखिर बर्तन तो उसे खुद ही धोने थे। इसलिए हवाई जहाज शतरंज के बोर्ड पर तीनों महिलाओं के साथ कड़ी टक्कर के बाद उसने अनिच्छा से आखिरी स्थान खो दिया और निराश होकर बर्तन धोने के लिए दौड़ पड़ा। चूंकि वे जीतना इतना चाहते थे तो उन्हें जीतने दो, क्योंकि जगत मेहरा ने जानबूझकर खेल की गति को नियंत्रित किया था। इसलिए हवाई जहाज शतरंज का एक खेल 1 घंटे तक चला। उसके बाद वे थोड़ी देर बैठे रहे। रश्मि सिंह और बाकी दोनों ने अलविदा कहा और चले गए। आखिरकार कल सप्ताहांत नहीं था और वे हर दिन इतनी देर तक नहीं सो सकते थे। घर लौटने के बाद जगत मेहरा ने रसोई की सफाई की और राइस कुकर को मामा टंडन को लौटाने के लिए 706 नंबर के कमरे में ले गया। काफी देर हो जाने के कारण जगत मेहरा घर के अंदर नहीं गया। उसने दरवाजे पर ही मामा टंडन को राइस कुकर पकड़ा दिया और उन्हें धन्यवाद कहकर वापस जाने की तैयारी करने लगा। हालांकि मामा टंडन ने जगत मेहरा को रोककर गपशप भरे चेहरे से पूछा, तीनों में से कौन सा? जगत मेहरा अचंभित रह गया और उसे समझ नहीं आया। तुम्हारा क्या मतलब है? यही तो आपका लक्ष्य है। उन तीनों खूबसूरत लड़कियों का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होगा। ओह, बस आम दोस्त। मैंने अभी तक डेटिंग के बारे में नहीं सोचा है, जगत मेहरा ने अपने गंजे सिर को छूते हुए कहा। मामा टंडन हंसते हुए बोली, शर्म मत करो। पुरुषों को भी बालिग होने पर शादी करनी चाहिए और महिलाओं को भी बालिग होने पर शादी करनी चाहिए। इसमें शर्म की क्या बात है? लेकिन वे तीनों लड़कियां बेहद खूबसूरत दिखती हैं। खैर, अगर सिर्फ दिखावट और कदकाठी के आधार पर तुलना की जाए तो यकीनन ओवल पहने सबसे लंबी लड़की ही सबसे सुंदर है। हालांकि अगर व्यक्तित्व की बात करें तो चश्मा पहनने वाली लड़की ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लगती है। दूसरी लड़की भी काफी चंचल दिखती है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कोई शांत और सौम्य स्वभाव वाली लड़की ज्यादा पसंद आएगी। जगत मेहरा मामा टंडन की गपशप करने की तीव्र इच्छा से खुद को रोक नहीं पाया। उसने जल्दी से एक बहाना ढूंढा और फोन करने का नाटक करते हुए घर से भाग गया। घर लौटने और कुछ उपकरण लेने के बाद जगत मेहरा फिर से बाहर गया और आज की प्रशिक्षण योजना शुरू की। इस रक्तपान काल के दौरान निरंतर अध्ययन और स्मृति प्रशिक्षण के अलावा जगत मेहरा ने शारीरिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की। उनकी प्रशिक्षण पद्धति भी बहुत सरल थी। इसमें केवल 2 प्रमुख पहलू थे। पहला काम था पिछली पहाड़ी पर जाना और अपनी पूरी ताकत से पहाड़ी पर ऊपर और नीचे दौड़ने का अभ्यास करना। हालांकि अब जब उसने इंटरनेट से कुछ भारयुक्त उपकरण खरीद लिए हैं तो कठिनाई काफी बढ़ गई है। सभी वजनों को जोड़ने के बाद
सूट का वजन 80 किलोग्राम था, जिसकी कीमत उसे 800 रुपये से अधिक पड़ी। ऑनलाइन दुकान की ग्राहक सेवा ने भी उनसे बार बार पुष्टि की कि वजन गलत नहीं था। ये किलोग्राम में था, काठी में नहीं। आमतौर पर इतने भारी वजन वाले कपड़े बहुत कम लोग खरीदते हैं। ये व्यावहारिक नहीं था। यहां तक कि जगत मेहरा ने भी अपनी शुरुआती कुछ चढ़ाइयों में केवल 60 किलोग्राम वजन ही बढ़ाया। पूरी ताकत से चढ़ाई करने की उनकी गति में काफी कमी आई, और जब वह पूरी रफ्तार से पहाड़ी से नीचे उतरा तो वजन घटकर 20 किलोग्राम रह गया। अन्यथा उसके लिए भारी जड़त्व को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा। अगर वह गिर गया तो वो उठ नहीं पाएगा और पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाएगा। हालांकि सेना में सैनिक अक्सर 40-50 किलो या उससे भी अधिक भार उठाते थे, लेकिन यह तब होता था जब वे भारी बोझ लेकर मार्च कर रहे होते थे। वे जगत मेहरा जैसे नहीं थे, जो बिना सड़कों वाले पहाड़ी इलाके में लगातार और अत्यधिक कठिन प्रशिक्षण ले रहे थे। अगर कोई सामान्य व्यक्ति उनकी तरह करे तो वह निश्चित रूप से घायल हो जाएगा, भले ही वह ऐसा न कर पाए। दूसरा तरीका था उन्हीं वजनों के साथ बिना दस्ताने के कुछ अभ्यास करना। उदाहरण के लिए उन्होंने घर पर कुछ जिम्नास्टिक गतिविधियों का अभ्यास किया, जैसे कि क्षैतिज ब्रेसिंग, रूसी शैली। उदाहरण के लिए, जब रात में कोई नहीं होता था तो वह समुदाय के गतिविधि क्षेत्र में जाता था और सिंगल और पैरेलल बार के साथ आगे और पीछे क्षैतिज धीमी गति से खड़े होकर बाहों के व्यायाम आदि करता था। उनके वर्तमान वजन और कुछ अतिरिक्त वजन के साथ इन गतिविधियों को करना बहुत मुश्किल था। अभी भी उनके लिए इन्हें करना काफी कठिन है। प्रशिक्षण और शरीर पर उत्तेजना का प्रभाव उत्कृष्ट रहा। हालांकि वह समुदाय में ज्यादा देर तक अभ्यास नहीं करता था, क्योंकि देर रात भी सुरक्षा गार्ड कभी कभी गश्त लगाते रहते थे। 5 सितंबर की रात को जगत मेहरा 25 घंटे की नींद के बाद जागा। सबसे पहले उसने उस टिश्यू 2 इंच को महसूस किया जिसके बारे में फिरोज ने उसे बताया था कि उसे वापस कर दिया जाएगा। उसे अभी भी स्थान का एहसास हो रहा था, लेकिन केवल दिशा और एक अस्पष्ट अनुमानित दूरी का। यह शहर की तरह नहीं था जहां उसे स्थान की सटीक जानकारी होती थी। उसने पाया कि यदि वह वस्तु जिसके साथ उसने संबंध स्थापित किया था किसी ऐसे क्षेत्र में थी जिससे वह परिचित था, तो वो अपने मन में उसका अधिक सटीक स्थान बता सकता था। यदि वो उस स्थान से परिचित नहीं था या पहले कभी वहां नहीं गया था, तो उसे केवल दिशा का स्पष्ट ज्ञान और दूरी का अस्पष्ट अनुमान ही हो सकता था। सटीक स्थान के बारे में तो उसे कुछ भी पता नहीं था। उदाहरण के लिए टिश्यू 2 इंच को ही ले लीजिए। इसे फिरोज को सौंपने के बाद वो अक्सर शहर में इसके स्थान का अंदाजा लगा लेता था। ये एक्सएक्स जिले में, एक्सएक्स गली में और शायद किसी खास इमारत के पास ही था। हालांकि शहर छोड़ने के बाद वह टिश्यू 2 इंच की गति की दिशा को केवल अस्पष्ट रूप से ही महसूस कर सका। हालांकि अगर वो इसका पता लगाना चाहता था तो उसके पास अभी भी टिश्यू 2 इंच को खोजने के लिए कनेक्शन का अनुसरण करने का एक तरीका था। दूरी के लिहाज से देखें तो भले ही फिरोज द्वारा की गई कुरियर ट्रैकिंग से पता चलता था कि कुरियर अपने लक्ष्य शहर तक पहुंच चुका है और सीधी रेखा में 2000 किलोमीटर से अधिक दूर है, फिर भी उसका संपर्क बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें कोई कमजोरी या गिरावट नहीं आई थी। टिश्यू 2 इंच को वापस भेजे जाने के बाद उन्होंने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय कुरियर के माध्यम से भेजने की योजना बनाई ताकि यह देखा जा सके कि क्या वह अभी भी अमेरिका और यूरोप में इसे महसूस कर सकते हैं। कुल संवेदन समय के बारे में उन्होंने गणना करते हुए इसे 1 घंटा 24 मिनट और 45 सेकंड बताया। बेशक वास्तविक संवेदन समय इस संख्या से अधिक था, क्योंकि अधिकांश समय की गणना होने से पहले ही उसने इसे महसूस करना शुरू कर दिया था। देखने से ऐसा लगता है कि संवेदन समय की खपत संवेदन की क्षमता को कम नहीं करेगी। बेशक यह भी हो सकता है कि समय बहुत कम था। रक्तपान की इस अवधि के दौरान वह प्रयोग करना और समय का आकलन करना जारी रखेगा।
साथ ही उन्होंने पिछली रक्तपान अवधि के दौरान देखी गई 4 वस्तुओं के साथ भी एक संबंध स्थापित किया था। H4 पेपर 1, H4 पेपर 2, सिक्का और बॉल पॉइंट पेन की गेंद। रक्तपान काल के दौरान किए गए 2 प्रयोगों के बाद यह लगभग निश्चित हो गया था कि किसी वस्तु को देखने पर जब उसकी आंखों में सफेद प्रकाश चमकता था तो अगला उत्परिवर्तन उस वस्तु के साथ संबंध स्थापित कर लेता था। इससे जगत मेहरा को किसी भी समय वस्तु के स्थान का पता लगाने की क्षमता प्राप्त हो गई। फिलहाल जिन वस्तुओं ने उससे संपर्क स्थापित किया था वे केवल कुछ समय के लिए ही उसके स्थान का पता लगाने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। हालांकि जगत मेहरा को सहज रूप से विश्वास था कि इन वस्तुओं और उनके बीच का संबंध इतना सरल नहीं होना चाहिए। स्थान का पता लगाने के अलावा शायद कुछ और रहस्य भी हो जिनका अभी तक पता नहीं चला है। सौभाग्यवश अब प्रयोग के लिए 4 और लक्ष्य मौजूद थे। जगत मेहरा ने पूरी रात अपने सामने रखी चारों वस्तुओं के बारे में सोचते हुए बिताई। वह $1 के सिक्के की तुलना अन्य सिक्कों से और A4 साइज के 2 कागजों के टुकड़ों की तुलना अन्य A4 साइज के कागजों के टुकड़ों से कर रहा था। यह स्पष्ट था कि यदि सिक्के को अन्य सिक्कों के साथ रखा जाए तो वह उसे एक नजर में ही ढूंढ सकता है। यदि खाली A4 कागज के टुकड़े को अन्य A4 कागज के टुकड़ों के साथ रखा जाए तो वह उसे भी आसानी से ढूंढ सकता है। उसने फैसला करने के लिए गंध या उस पर मौजूद किसी भी निशान पर भरोसा नहीं किया, बल्कि ये एक तरह की टेलीपैथी थी जिसने उसे पल भर में परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाया। जगत मेहरा मेज पर रखी चारों वस्तुओं को देखते हुए सोच रहा था कि उन्हें परखने के लिए किस प्रकार की प्रायोगिक विधि का उपयोग किया जाए। वह स्वयं को रोक नहीं पाया और उसने सिक्का 1 उठा लिया और उसे हाथ में लेकर खेलने लगा। फिर उसने अनजाने में अपने दाहिने अंगूठे से उसे ऊपर उछाला और वो उसके बाएं हाथ के पिछले हिस्से पर जा गिरा। उस पर बने गुलदाउदी के पैटर्न को देखकर जगत मेहरा को अचानक एक विचार आया। उसने अपने अंगूठे से सिक्के को फिर से ऊपर उछाला। इस बार सिक्का और भी ऊपर गया और लगभग छत को छू गया। जगत मेहरा ने अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से से आगे बढ़कर लगातार उछलते और गिरते सिक्के को सटीकता से पकड़ लिया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, शब्द। उसके हाथ के पिछले हिस्से पर लगा सिक्का वास्तव में संख्या वाले हिस्से पर था। जगत मेहरा की वर्तमान गतिशील दृश्य क्षमता के साथ यदि वह हवा में उछलते हुए सिक्के को ध्यान से देखे तो शायद वह यह देख पाएगा कि गिरने के समय वह किस तरफ था। लेकिन समस्या यह थी कि उसने पूरे समय अपनी आंखें बंद रखी थी। यहां तक कि जब उसने अपना बायां हाथ सिक्का पकड़ने के लिए बढ़ाया तब भी उसकी आंखें बंद थी। उसने अपनी आंखें खोली और ऊपर की ओर रखे सिक्के को देखा। उसने अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से को झटका दिया और सिक्का हवा में एक चाप बनाते हुए ठीक उसके दाहिने अंगूठे पर जा गिरा। फिर उसने अपने अंगूठे से दोबारा सिक्का उछाला और सिक्का फिर से हवा में उछल गया। इस बार उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि उसने अपना पैर आगे बढ़ाया। सिक्का उसके पैर पर स्थिर रूप से गिरा। जगत मेहरा ने तुरंत फैसला किया, वाह। फिर उसने नीचे देखा और पाया कि ऊपर की ओर वाला हिस्सा वास्तव में एक शब्द था। उसने अपने टखने को झटका दिया और सिक्का हवा में उछल गया। उसने उसे अपने दाहिने हाथ से पकड़ा और हथेली में रख लिया। जगत मेहरा ने देखने में साधारण से लगने वाले $1 के सिक्के को देखा और धीरे से सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत होता था कि किसी वस्तु के साथ विशेष संबंध स्थापित करने के बाद उस वस्तु के बारे में उसकी समझ और नियंत्रण में काफी सुधार हो जाता था। एक स्तर पर यह कुछ हद तक तत्वमीमांसा थी। ठीक वैसे ही जैसे सिक्का गिरते समय उसने गिरने की दिशा को देखने के लिए अपनी गतिशील दृष्टि का सहारा नहीं लिया, नहीं उसने स्पर्श को महसूस करने के लिए जानबूझकर अपनी त्वचा का इस्तेमाल किया। हालांकि जैसे ही सिक्का उसके हाथ के पिछले हिस्से और पैर के तलवे को छुआ, उसे पता चल गया कि वह कहाँ जा रहा है।
ये भावना ठीक वैसी ही थी जैसी उसे टिश्यू पेपर एक, टिश्यू पेपर दो और इस बार की चारों वस्तुओं के स्थान के बारे में महसूस हुई थी। वो ये पता नहीं लगा पा रहा था कि वे कहां से आए या कैसे आए, लेकिन वे निश्चित रूप से वहां मौजूद थे। इतना ही नहीं, जगत मेहरा ने यह भी पाया कि वह सिक्के को अपने हाथ के पिछले हिस्से पर सटीक रूप से गिरा सकता था। चाहे वो अपने हाथ के पिछले हिस्से को न हिलाए, बल्कि सिक्के को नियंत्रित करने के लिए उसे झटका दे या अपनी इच्छा से सिक्के को झटका दे, उसके हाथ का पिछला हिस्सा सही समय पर गिरते हुए सिक्के को पकड़ लेता था। लक्षित अभ्यास के साथ जगत मेहरा की वर्तमान मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता और उसकी गतिशील दृष्टि के साथ वह साधारण सिक्कों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन अब इस सिक्के की मदद से वह इसे और भी सहजता, आसानी और सरलता से कर सकता था। उसे इसे जानबूझकर समायोजित करने या बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा लगता था मानो वह अपनी हथेली से ही सिक्के को उछाल सकता हो, जब चाहे तब। जगत मेहरा के हाथ के पिछले हिस्से की 5 उंगलियों के बीच सिक्का एक उछल रहा था। वो सुचारू रूप से घूमता रहा। इससे पहले उसने कभी इसका अभ्यास नहीं किया था। उसने इसे बस यूं ही किया था जब उसे अचानक याद आया कि उसने इसे किसी फिल्म में देखा था। जगत मेहरा ने एक साधारण $1 का सिक्का उठाया, लेकिन जब उसने उसे अपनी मध्य उंगलियों के बीच उछाला तो वो जमीन पर गिर गया। जगत मेहरा ने भौहें चढ़ा ली। उंगलियों से सिक्का उछालना मुख्य रूप से उंगलियों के समन्वय पर निर्भर करता है। तर्कसंगत रूप से, यदि सिक्का एक उछाला जा सकता है, तो उसी आकार के अन्य $1 के सिक्के भी उछाले जा सकते हैं। उसने सिक्का दोबारा उठाया और पहले वाले सिक्का एक को उछालने के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए कोशिश की। धीरे धीरे उसे लय मिल गई और उसने सिक्के को अपनी उंगलियों के बीच उछाल दिया। हालांकि यह स्पष्ट था कि सिक्का एक को पलटने की तुलना में अन्य सिक्के ऐसा करते समय अभी भी थोड़े झटकेदार थे। इसका क्या कारण रह सकता है? जगत मेहरा ने सिक्का एक को अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में और फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ में उछाला। उसने सिक्के के साथ जुड़ाव महसूस किया और अन्य सिक्कों से इसके अंतर के बारे में सोचा। वो अचानक रुका और उसने एक जोरदार आवाज के साथ सिक्का उछाला। सिक्का उसके गंजे सिर के ऊपर से उड़ता हुआ उसके पीछे जा गिरा। उसके दिमाग में ऐसा लग रहा था मानो उसकी पीठ के पीछे भी आंखें हों। हवा में उछलते हुए सिक्के की गति को वो महसूस कर सकता था। जब सिक्का उसकी कमर से नीचे गिरा, तो उसने बिना किसी हड़बड़ी के अपना दाहिना पैर फंसाया और सिक्के को अपनी एड़ी पर स्थिर रूप से गिरने दिया। बिना देखे ही जगत मेहरा को पता चल गया था कि सिक्का अब ऐसी स्थिति में है जहां उसकी कीमत बढ़ रही है। उसने अपना दाहिना पैर पीछे की ओर झटका दिया और सिक्का वापस उसके हाथ में आ गया। उसने रसोई की ओर देखा और मसालों के काउंटर पर एक खाली गिलास देखा। इसलिए उसने सिक्का उठाया और लापरवाही से गिलास में फेंक दिया। वो बैठक कक्ष में खड़ा था। इस कोण से देखा जाए तो सिक्के को रसोई के दरवाजे से होकर गुजरना था। वह दरवाजे के फ्रेम या किनारे को छुए बिना सीधे शीशे में गिर गया। जिस रास्ते से वो उड़ सकता था वो बहुत संकरा था और उसका चाप बहुत ऊंचा नहीं हो सकता था। जैसे ही उसने अपनी चाल चली, जगत मेहरा ने भौहें चढ़ा ली। जैसा कि उम्मीद थी, सिक्का एक गिलास के किनारे से टकराया, जिससे उसमें दरार पड़ गई और वो उछलकर जमीन पर गिर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कठिनाई के लिहाज से उसने अभी जो क्रियाएं की हैं, वे इस कोण और दूरी से गिलास में सिक्का फेंकने से बहुत कम कठिन नहीं होनी चाहिए। हालांकि बाकी काम करना बहुत आसान था। जगत मेहरा ने तुरंत सिक्का एक नहीं उठाया। इसके बजाय उसने कुछ साधारण ₹1 के सिक्के उठाए और उन्हें उसी स्थान से गिलास में फेंक दिया। जब उसने 5वां सिक्का फेंका तो आखिरकार वह गिलास में जा गिरा।
पता चला कि हालांकि इस स्थिति और कोण से सिक्के को गिलास में फेंकना मुश्किल था, फिर भी वह ऐसा कर सकता था। तार्किक रूप से देखा जाए तो जिस सिक्का 1 से उसने संबंध स्थापित किया था, उसे करना बहुत आसान होना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन वस्तुओं के साथ उसने संबंध स्थापित किया था, उन पर उसका प्रभाव उसके पास से चले जाने के बाद गायब हो जाए या कमजोर पड़ जाए? जगत मेहरा ने सिक्का 1 उठाया और उसे उसी स्थान से दोबारा फेंक दिया। इस बार सिक्का 1 को बिल्कुल सटीक रूप से गिलास में फेंका गया। जगत मेहरा ने अन्य साधारण सिक्के फेंकते समय अपने मन में उठने वाली भावनाओं को मिलाकर विचारपूर्वक सिर हिलाया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि सिक्का 1 पर उनका जो विशेष प्रभाव था, वो उनके शरीर से एक निश्चित दूरी तक दूर जाने के बाद वास्तव में समाप्त हो गया था। हालांकि सिक्के को फेंकते ही वह उसकी गति और दिशा को तुरंत नियंत्रित कर सकता था। इस तरह वो उसके लक्ष्य को नियंत्रित कर सकता था। यह साधारण सिक्कों को फेंकने की तुलना में कहीं अधिक सटीक था। हालांकि पहली बार फेंकते ही उसे सिक्का 1 को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करने की आदत हो गई थी। फेंकते समय वह कुछ ज्यादा ही लापरवाह था। दरअसल अगर वह अपना ध्यान केंद्रित करता तो सिक्का फेंकने से ठीक पहले उसके मन में सिक्का 1 की गति स्पष्ट हो जाती। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न घटी हो, जैसे कि अचानक तेज हवा का झोंका आना या कोई बिल्ली सिक्के को कुतरने के लिए कूद पड़े, तो सिक्का संभवतः उसी गति से गिरेगा जो उसके मन में स्पष्ट हुई थी। दरअसल शॉट लगाने से पहले ही उसने ये तय कर लिया था कि वह लक्ष्य को भेद पाएगा या नहीं। अगर वो गेंद को हिट नहीं कर पाता तो वो गेंद फेंकना छोड़ सकता था और अपनी ताकत को समायोजित करना जारी रख सकता था। उनकी साहसिक परिकल्पना और काल्पनिक अटकलों के अनुसार इन वस्तुओं से उनका संबंध स्थापित होने का कारण यह था कि उनसे उत्सर्जित कुछ कण उनके शरीर में उत्परिवर्तन के कारक X द्वारा पकड़ लिए गए थे। फिर रक्त पीने और उत्परिवर्तन के बाद वे एक प्रकार की सूचना में परिवर्तित हो गए जिसे वे महसूस, अवलोकन या पढ़ सकते थे, जिससे उन्हें उन वस्तुओं का स्थान पता लगाने में मदद मिली। अब जबकि वह इस सिक्का 1 को इतनी कुशलता से नियंत्रित करने में सक्षम था, तो क्या इसका मतलब यह था कि उसके शरीर में बचे हुए कण न केवल उन वस्तुओं के स्थान की जानकारी दे सकते थे जिन्होंने उसके साथ संबंध स्थापित किया था, बल्कि वे विपरीत दिशा में उन वस्तुओं पर एक निश्चित प्रभाव भी डाल सकते थे? हालांकि ये सब जगत मेहरा के अनुमान थे, लेकिन कम से कम इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उसके अनुमान गलत थे। जगत मेहरा की नजर एक बार फिर मेज पर रखे 2 A4 पेपर पर पड़ी। उसने A4 पेपर 1 को दोनों हाथों से क्षैतिज रूप से पकड़ा और फिर उसे अपनी छाती से छोड़ दिया। फिर वो अचानक नीचे बैठ गया और उसकी नजर A4 पेपर के गिरने का पीछा करती रही। उसके हाथ A4 पेपर के दोनों किनारों पर थे और वो गुस्से से घूरते हुए धीमी आवाज में चिल्लाया, ऊपर! A4 पेपर 1 बिना किसी देरी के जमीन पर गिर गया। जगत मेहरा ने आह भरी कागज उठाया और उसे वापस मेज पर रख दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि अंतरिक्ष में वस्तुओं को प्रभावित करने के लिए विचारों का उपयोग करने का विचार अभी भी केवल कल्पना के स्तर पर ही था। सौभाग्यवश अभी किसी ने भी उसके मूर्खतापूर्ण चेहरे को नहीं देखा। जगत मेहरा ने A4 पेपर 1 उठाया और उसे मोड़कर एक कागज का हवाई जहाज बना दिया। उसने कागज के हवाई जहाज के शरीर को पकड़ा, ध्यान केंद्रित किया और फेंकने की मुद्रा में अपनी कलाई को हिलाया। उसे एहसास हुआ कि ठीक वैसे ही जैसे उसने सिक्का 1 फेंका था, हर बार जब वह अपना हाथ छोड़ने वाला होता था तो कागज के हवाई जहाज का उड़ान पथ उसके दिमाग में दिखाई देने लगता था। अगर वह कागज के हवाई जहाज को किसी खास दिशा में उड़ाना चाहता तो उसकी उंगलियां और कलाई तुरंत ताकत और कोण को समायोजित कर लेती।
वो हवाई जहाज के आकार को अपनी मनचाही उड़ान पथ के अनुरूप ढालने के लिए कुछ उपाय भी सोच लेता था। जगत मेहरा ने मेज पर रखी 4 वस्तुओं को फिर से देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी। सिक्का, एक 4 आकार के कागज के 2 टुकड़े और बॉल पॉइंट पेन के सिरे पर लगी एक गेंद। एक क्षण के लिए उसे ऐसा लगा मानो ये चारों वस्तुएं उसके शरीर का हिस्सा बन गई हों। लेकिन जब उसने इस भावना का पता लगाने की कोशिश की तो वो पल भर में गायब हो गई, मानो वो सिर्फ एक भ्रम थी। जगत मेहरा के मन में यह विचार आया कि अगर वह किसी और जटिल चीज, जैसे कि एक कार, एक विमान, एक जटिल मशीन या किसी और चीज के साथ संबंध स्थापित कर पाता तो क्या होता। यदि वह पूरी चीज से संबंध स्थापित नहीं कर सकता तो क्या वह कार को अलग अलग हिस्सों में बांटकर एक एक करके उनके पुर्जों से संबंध स्थापित कर सकता है और फिर उसे वापस जोड़ सकता है। तब क्या होगा? क्या वह कार का चालक बनेगा या वह केवल कार की गति को महसूस कर पाएगा? जगत मेहरा के विचार थोड़े बिखरे हुए और अस्थिर थे। अनजाने में ही आकाश पहले से ही उजाला हो चुका था। जगत मेहरा के लिए, जिसे खून न पीने पर सोने, खाने या यहां तक कि बाथरूम जाने की भी जरूरत नहीं होती थी, जब वह किसी चीज में लीन होता था तो उसे समय बीतने का एहसास ही नहीं होता था। इसलिए उन्होंने 706 से आने वाली आवाज पर तुरंत ध्यान नहीं दिया। जब उसने 706 से शोर सुना तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि क्या वास्तव में मिलनसार मामा टंडन अन्य पड़ोसियों के साथ झगड़ा कर रही थी। फिर उन्होंने अपनी सुनने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया और 706 में होने वाली हलचलों को ध्यान से सुना। उसने देखा कि 706 नंबर का दरवाजा खुला हुआ था और कुछ लोग शर्मिला टंडन के घर में थे। कुछ महिलाएं तीखी आवाजों में मामा टंडन को डांट रही थी। जगत मेहरा ने भौं चढ़ाई और उसकी पहली प्रतिक्रिया मदद करने के लिए आगे बढ़ने की थी। आखिरकार मामा टंडन, चबी गर्ल और शर्मिला टंडन ही वे पड़ोसी थे जिन्हें वो यहां आने के बाद से जानता था। जब वह पहली बार आया था तो उसे चबी गर्ल से एक उपहार मिला था और फिर मामा टंडन से उसे पेस्ट्री मिली थी। जगत मेहरा का सिद्धांत हमेशा से यही रहा है कि अगर लोग उसका सम्मान करेंगे तो वो उनका 10 गुना अधिक सम्मान करेगा। लेकिन जब वह दरवाजे की ओर बढ़ा तो उसके कदम रुक गए। दरवाजे का हैंडल पकड़े हुए वो समझ नहीं पा रहा था कि दरवाजा खोले या नहीं, क्योंकि अचानक उसे तेज आवाजों से कुछ सूचना सुनाई दी। जगत मेहरा को उन कठोर आवाजों से एक चौंकाने वाली और अविश्वसनीय जानकारी मिली। मामा टंडन एक विवाहित पुरुष की रखैल थी। इसके अलावा मामा टंडन और वह आदमी काफी समय से साथ थे। शर्मिला टंडन उन्हीं की संतान थी। ये घर भी उस आदमी ने उसके लिए खरीदा था। इन लोगों ने खुद को पत्नी की बुआ, चाची और चचेरी बहनें बताया। इस बार वे इस घर के लिए आए प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने कहा कि यद्यपि घर मामा टंडन के नाम पर था, लेकिन इसे उस व्यक्ति की वैवाहिक संपत्ति माना जाता था और वे इसे वापस लेना चाहते थे। जब जगत मेहरा ने ये जानकारी सुनी तो उसकी पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी। आखिरकार उनकी राय में मामा टंडन की शक्ल सूरत को रखैल से जोड़ना वाकई मुश्किल था। मामा टंडन की शारीरिक बनावट को औसत दर्जे का ही कहा जा सकता था। उनका शरीर भी काफी भरा हुआ था। इसके अलावा वे आमतौर पर मेकअप नहीं करती थी। उनके कपड़े भी सादे, ढीले और आरामदायक होते थे। उनमें एक गृहिणी का बहुत ही सामान्य स्वभाव झलकता था। हालांकि जगत मेहरा की मुलाकात सुमन टंडन की मां के बताए अनुसार उसके पति से कभी नहीं हुई थी, जो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। फिर भी वह कभी कभी कमरा नंबर 706 में सुमन टंडन की मां और उसके पति की बातचीत सुन लेता था, जब वह अपनी सुनने और सूंघने की क्षमता का अभ्यास कर रहा होता था और पूरी इमारत के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा होता था। उनकी बातचीत का विषय भी बहुत सामान्य, साधारण और आम था, ठीक वैसा ही जैसा एक बुजुर्ग विवाहित जोड़ा आपस में बात करता है। लेकिन समस्या ये थी कि
मामा टंडन ने न तो इसका खंडन किया और न ही इसे गलत साबित किया। तब क्या करूं? जगत मेहरा थोड़ा झिझक रहा था। ऐसा नहीं था कि अगर मामा टंडन सचमुच उसकी रखेल होती तो वो उससे घृणा करता और उसे प्रताड़ित करने का हकदार समझता, लेकिन इस तरह की स्थिति में दूसरे पक्ष के कुछ करने से पहले उसे डर था कि अगर उसने जल्दबाजी में दखल दिया तो इसका उल्टा असर हो सकता है। इस बारे में सोचते हुए उसे पता था कि वे महिलाएं जो बहुत कर्कश आवाज में बात करती थी, जब वे उसके जैसे विपरीत लिंग के किसी पड़ोसी को मामा टंडन के लिए खड़े होते हुए देखेंगी तो वे अप्रिय शब्दों का प्रयोग करेंगी, लेकिन वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। आवाज और गंध के आधार पर शर्मिला टंडन और उसकी मां के अलावा 706 नंबर कमरे में 3 और महिलाएं और एक पुरुष मौजूद थे। वह पुरुष कुछ नहीं बोला और खुले दरवाजे से टिककर खड़ा रहा। हालांकि गंध के आधार पर वो मामा टंडन का पति नहीं था। ये लोग सुमन टंडन की मां को दोषी ठहरा रहे थे और उनसे घर वापस करने की मांग कर रहे थे, लेकिन कौन जानता था कि बाद में हाथापाई हो जाएगी। और तो और शर्मिला टंडन अभी भी घर के अंदर ही थी। जगत मेहरा ने एक पल सोचा, अपना फोन उठाया और पुलिस को फोन करने की तैयारी की, लेकिन वह एक पल के लिए हिचकिचाया। पुलिस को बुलाने का कोई औचित्य नहीं लग रहा था। क्या वे ये कह सकते थे कि वह घर में जबरदस्ती घुस गया था? ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने जबरदस्ती प्रवेश किया हो। अगर पुलिस आ गई तो हंगामा मच सकता है। अगर खबर फैल गई तो मामा टंडन के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं था और कोई शारीरिक संघर्ष भी नहीं हुआ। अगर वह पुलिस को बुलाना चाहती तो वह खुद बुला सकती थी, या मुझे सुरक्षा कर्मियों को बुलाना चाहिए। हां, यह तरीका काम करेगा। अंत में घर का मालिक कोई भी हो, कम से कम मामा टंडन तो उसकी मालिक थी। अगर वे घर के मालिकाना हक के लिए लड़ना चाहते हैं तो वे अदालत जा सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि जगत मेहरा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को फोन कर पाता, उसने 706 नंबर के दरवाजे पर खड़े आदमी को डांटते हुए सुना, तुम छोटे से दोगले, क्या तुम मरना चाहते हो? जगत मेहरा ने अचानक अपने सामने का चोरीरोधी दरवाजा खोला और बाहर भागा। बाहर आते ही उसने बैठक में पोलो शर्ट पहने एक लंबे पतले आदमी को देखा। उसने एक हाथ में चबी गर्ल शर्मिला टंडन का हाथ और दूसरे हाथ में फल काटने वाला चाकू पकड़ा हुआ था। वो उसे घूर रहा था और गुस्से से चिल्ला रहा था। मामा टंडन सोफे से उठी ही थी कि घबराकर उनके पास जाने ही वाली थी कि 3 अधेड़ उम्र की महिलाओं ने उन्हें रोक दिया। जगत मेहरा अचानक दहाड़ उठा, बच्चे को छोड़ दो। उसकी अचानक दहाड़ से गलियारे में गूंज उठती हुई एक झंझनाहट सी सुनाई दी। लंबा और पतला आदमी चौंक गया और उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने अनजाने में ही मोटी लड़की का हाथ छोड़ दिया और बाहर गलियारे की ओर देखने लगा। जैसे ही उस लंबे पतले आदमी ने अपना सिर घुमाया, उसने गलियारे के बाहर से एक लंबे गंजे आदमी को भयंकर निगाहों से अंदर आते देखा। उसे हिलने डुलने का भी समय नहीं मिला कि गंजे आदमी ने उसकी बाह पकड़कर मरोड़ दी। उसके हाथ में मौजूद फल काटने वाला चाकू जमीन पर गिर गया और वह कमरे से बाहर फेंक दिया गया। जगत मेहरा 706 नंबर के लिविंग रूम में घुसा और फल काटने वाले चाकू से लैस लंबे पतले आदमी के हाथ को मरोड़कर उसकी पीठ पर टिका दिया। चाकू जमीन पर गिरते ही जगत मेहरा ने उस आदमी को उसकी बाह के नीचे से पकड़ा और कमर से पकड़कर उसे उठा लिया। वह तेजी से दरवाजे तक गया और उसे गलियारे की दीवार पर पटक दिया। हालांकि जगत मेहरा ने जानबूझकर अपनी ताकत को नियंत्रित किया, फिर भी गिरने से उस लंबे पतले आदमी को दर्दनाक तरीके से चीखना पड़ा। जगत मेहरा ने आगे बढ़कर उस लंबे पतले आदमी को, जो उठने की कोशिश कर रहा था, वापस जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने उस आदमी की एक बाह उसकी पीठ के पीछे दबा दी और अपने घुटने से उसकी कमर पर दबाव डालकर उसे पूरी तरह से जमीन पर जकड़ लिया और उसे छटपटाने से रोक दिया।
तू कमीना कहीं का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बच्चे पर चाकू चलाने की? जगत मेहरा ने गुस्से से फटकार लगाई। मैंने नहीं, मैंने नहीं। लंबा पतला आदमी छटपटाता और चिल्लाता रहा। उसकी आवाज में सिसकने की झलक थी। हालांकि उसकी लंबाई लगभग जगत मेहरा के बराबर थी, शायद 1-2 सेंटीमीटर उससे भी ज्यादा, लेकिन जगत मेहरा के हाथों में वो बटेर की तरह कुचल गया। उसमें प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। इसी समय कुछ महिलाएं और मामा टंडन 706 से बाहर आईं। महिलाओं ने कहा, तुमने उसे क्यों मारा? वह चाकू उसका नहीं था। वह छोटी बच्ची थी जिसने पहले चाकू उठाया था। वे जगत मेहरा को खींचकर ले जाना चाहती थी। लेकिन जब जगत मेहरा ने उन्हें घूर कर देखा तो वे एक एक करके पीछे हट गए। इस समय जगत मेहरा ने ढीली कार्गो शॉर्ट्स, चप्पलें और एक बनियान पहनी हुई थी। उनकी कसी हुई, शक्तिशाली और दमदार मांसपेशियां साफ दिखाई दे रही थी। चूंकि उन्होंने पूरी रात सिक्कों और एक चार पेपर का अध्ययन किया था, इसलिए उन्होंने चश्मा नहीं पहना था जो वे आमतौर पर बाहर जाते समय पहनते थे। वे अपने सामान्य रूप से विद्वान नहीं लग रहे थे। गंजे सिर के साथ वे बेहद क्रूर और दमनकारी दिख रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे लू झिशेन वाटर मार्जिन से बाहर निकले थे। दरअसल जब जगत मेहरा अपने कमरे में था तो उसने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि फल काटने वाला चाकू सबसे पहले शर्मिला टंडन ने ही लिया था। इस लंबे पतले आदमी ने मोटी लड़की के हाथ से चाकू छीन लिया। इसी वजह से जगत मेहरा ने अपनी ताकत पर थोड़ा नियंत्रण रखा, वरना वो कम से कम उस आदमी की बाह तोड़ देता और उसकी कुछ हड्डियां भी तोड़ देता। बेशक अब उसका रवैया यह था कि वह इस आदमी के पहल करने का इंतजार करे, क्योंकि तार्किक रूप से देखा जाए तो जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक लंबा पतला आदमी चाकू पकड़े हुए शर्मिला टंडन पर चिल्ला रहा था। इससे उन्हें हस्तक्षेप करने का पर्याप्त कारण मिल गया। तुम कमीने, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? क्या तुम मरना चाहते हो? तू हरामखोर है। तू कौन है बे? लंबे पतले आदमी ने रोते हुए स्वर में गुस्से से डांट लगाई। जगत मेहरा ने अपने घुटने से हल्का सा धक्का दिया, जिससे उस आदमी की डांट तुरंत चीख में बदल गई। उसने हाथ उठाया और उसे सबक सिखाने के लिए कुछ और घूंसे मारने को मन किया। इसी समय जगत मेहरा ने देखा कि गोलमटो लड़की शर्मिला टंडन भी अपनी मां के पास आ गई थी। वह हैरान परेशान भाव से उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थी। वो जैसे किसी सदमे में थी, मानो डरी हुई हो। इसलिए जगत मेहरा ने अपनी मुट्ठी को हथेली में बदल दिया और उस लंबे पतले आदमी के नितंब पर 2 बार थप्पड़ मारा। हालांकि ये देखने में बच्चों का खेल लग रहा था, लेकिन जगत मेहरा की ताकत के आगे वो लंबा पतला आदमी इतना दर्द में था कि वो एक मरी हुई मछली की तरह तड़प रहा था। जगत मेहरा भी अपनी ताकत जानता था, इसलिए उसने 4 थप्पड़ मारने के बाद रुक गया। फिर उसने मामा टंडन की ओर देखा। क्या आप पुलिस को बुलाना चाहते हैं, श्री जगत? इसे भूल जाइए। मामा टंडन एक पल के लिए हिचकिचाई और धीरे से बोली। जगत मेहरा ने और कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि वो हंगामा खड़ा करके पूरे मोहल्ले को बताना नहीं चाहती थी। उस लंबे पतले आदमी की चीखों ने जरूर कई लोगों को डरा दिया होगा। जगत मेहरा खड़ा हुआ और कुछ अधेड़ उम्र की महिलाओं को उस लंबे पतले आदमी को उठाने में मदद करने के लिए कहा। जब वे लिफ्ट की ओर चल रही थी तो उसने उन्हें भावहीन ढंग से देखा। लिफ्ट में प्रवेश करने से पहले लंबे और पतले आदमी ने अपना सिर घुमाकर जगत मेहरा की ओर देखा, मानो वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसकी नजरें मिलते ही उसने अपने शब्द निगल लिए और तेजी से लिफ्ट के अंदर चला गया। श्री जगत, अभी अभी। धन्यवाद। यहां के हंगामे ने आपको जरूर परेशान किया होगा। मामा टंडन थोड़ी थकी हुई लग रही थी।
उन्होंने हिम्मत जुटाकर जगत मेहरा को धन्यवाद दिया और फिर उन्हें घर में आमंत्रित किया। हम सब पड़ोसी हैं, इसलिए एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। जैसे ही जगत मेहरा ने यह कहा, उसने देखा कि शर्मिला टंडन अभी भी सदमे में थी। वह जानता था कि पहले का दृश्य उसे बहुत डरा गया होगा। हालांकि अपने सामान्य शर्मीले स्वभाव के कारण यह अप्रत्याशित था कि वह फल काटने वाला चाकू उठा लेगी। हालांकि वो रोई नहीं, लेकिन जगत मेहरा और भी चिंतित हो गया। ये गोलमटोल लड़की साफ तौर पर सीधी सादी थी, जिसके मन में कुछ भी नहीं चल रहा था। वो भोली और प्यारी थी। शायद ये पहली बार था जब वो ऐसी स्थिति का सामना कर रही थी। इसलिए जगत मेहरा शर्मिला टंडन के सामने नीचे बैठ गया ताकि मोटी लड़की उसे देख सके। क्या उन लोगों ने तुम्हारी मां को तंग किया था? शर्मिला टंडन ने मुंह फुलाकर अपनी मां की तरफ देखा। फिर उसने जोर से सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या आपके हाथ में दर्द हो रहा है? जगत मेहरा ने शर्मिला टंडन की कलाई पकड़ी और उसकी बांह उठाकर जांच की। इससे पहले जब उस दुबले-पतले आदमी ने उससे चाकू छीनने की कोशिश की थी, तो उसने उसकी बांह पकड़ने के लिए काफी ताकत लगाई होगी। उसकी गोलमटोल छोटी बांह पर उंगली का एक छोटा सा लाल निशान था, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी। शर्मिला टंडन ने अपना सिर हिलाया और फिर उसे पूरी तरह से नकार दिया। जगत मेहरा ने कहा, कोई बात नहीं। उस बुरे चाचा को बाल्डी चाचा ने सबक सिखा दिया है। वह आज्ञाकारी नहीं था और बाल्डी चाचा ने उसे पीट दिया। क्या तुमने देखा? शर्मिला टंडन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में दिख रही नाराजगी कुछ हद तक कम हो गई थी। छोटी बेल, क्या तुम आमतौर पर किंडरगार्टन में आज्ञाकारी रहती हो? क्या आप शिक्षक की बात सुनते हैं? चबी गर्ल ने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया, मानो वो पूरी तरह से आश्वस्त न हो। जगत मेहरा ने जमीन पर पड़े फल काटने वाले चाकू को 2 उंगलियों से उठाया, ब्लेड को मोड़ा और पूछा, क्या शिक्षक ने कहा था कि बच्चे चाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकते? शर्मिला टंडन ने सिर हिलाया। क्या शिक्षक ने आपको बताया कि बुरे लोगों से मिलने पर क्या करना चाहिए? शर्मिला टंडन ने एक पल सोचा और फुसफुसाते हुए कहा, पुलिस को बता दो। मुझे पुलिस को कैसे बताना चाहिए? 110 पर कॉल करें। अब आपको क्या करना है, यह आपको पता है। 110 पर कॉल करें और पुलिस को बताएं कि घर में एक बदमाश है। जाहिर है, जगत मेहरा जानता था कि मामा टंडन पुलिस को नहीं बुलाना चाहती थी, और शायद वे लोग उन्हें और उनकी मां को कुछ नहीं करेंगे। फिर भी वह चाहता था कि शर्मिला टंडन को किसी भी अप्रिय घटना का सामना करने पर पुलिस से मदद मांगने की आदत पड़ जाए। अभी अभी उसके व्यवहार से तो यही लग रहा था कि वो बाहर से तो कोमल है, लेकिन अंदर से बहुत सख्त है। कौन जाने आगे क्या हो जाए। सही जवाब देने पर गंजे चाचा तुम्हें इनाम देंगे। जगत मेहरा ने अपनी जेब से सिक्का 1 निकाला और पूछा, क्या तुम जानते हो ये क्या है? ये एक सिक्का है। हाँ, ये एक सिक्का है, लेकिन ये कोई साधारण सिक्का नहीं है। ये तुम्हारे गंजे चाचा का भाग्यशाली सिक्का है। अगर तुम इसे अपने साथ रखोगे तो तुम्हारा भाग्य अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये जादुई शक्तियों वाला एक जादुई सिक्का है। जगत मेहरा के बोलते ही उसने सिक्के को अपनी उंगलियों के बीच तेजी से उछाला। फिर उसने उसे अपने अंगूठे पर झटका दिया। सिक्का उछलकर उसकी हथेली के पिछले हिस्से पर जा गिरा। उसने उसे दूसरे हाथ से ढक लिया। ये जादुई सिक्का किसी भी समय कहीं भी गिरे, अंकल बाल्ड हेड को पता होगा कि इसका कौन सा पक्ष ऊपर की ओर है। अब ये ऊपर की ओर है। जैसे ही उसने यह कहा, उसने अपना हाथ हटा लिया। वाकई ये ऊपर की ओर ही था। जगत मेहरा ने सिक्का शर्मिला टंडन के हाथ में रखा और उसे अपना हाथ पीठ के पीछे छिपाने को कहा। फिर उसने सिक्के को अपने बाएं या दाएं हाथ के बीच दबाकर उसे अनुमान लगाने को कहा। उसने लगातार 10 से अधिक बार अनुमान लगाया और हर बार उसका अनुमान सही था। ये सिक्का चाहे कहीं भी छिपा हो, गंजे सिर वाले चाचा इसे ढूंढ ही लेंगे।
जगत मेहरा ने फिर कहा। इसलिए उसने शर्मिला टंडन को कमरे में जाकर सिक्का छिपाने के लिए कहा। हालांकि सिक्का चाहे जहां भी छिपा हो, वो उसे थोड़े ही समय में ढूंढ सकता था। उसने शर्मिला टंडन से एक डिस्पोजेबल पेपर कप लेने और उसे कमरे में कहीं भी रखने को कहा। वो सिक्के का इस्तेमाल करके उसे कप में फेंकता था और वो हर बार उसे कप में फेंक सकता था। मामा टंडन पहले तो एक तरफ खड़ी होकर देख रही थी। उन्हें लगा कि जगत मेहरा ने यूं ही शर्मिला टंडन का ध्यान भटकाने के लिए सिक्का निकाला है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि यह इतना जादुई होगा। उसे नहीं लगा कि यह सिक्के की वजह से है, बल्कि उसे लगा कि जगत मेहरा ने किसी तरह का जादू किया होगा। कुछ देर बाद चबी गर्ल को खूब पसीना आने लगा। उसे पूरा यकीन हो गया था कि जगत मेहरा ने उसे एक भाग्यशाली सिक्का और एक जादुई सिक्का दिया है। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था और अब उस पर उदासी और डर का कोई निशान नहीं था। शर्मिला टंडन को अकेले कार्टून देखने देने के बाद जगत मेहरा ने मामा टंडन से थोड़ी देर बातचीत की और फिर 706 से चले गए। हालांकि मामा टंडन को यह नहीं पता था कि जगत मेहरा ने उन लोगों की बातें पहले ही सुन ली थी। फिर भी उन्होंने उससे ये बात नहीं छिपाई। उन्होंने सीधे सीधे उन लोगों की पहचान और उनके इरादे बता दिए। मामा टंडन के अनुसार उनकी पहली मुलाकात अपने पति से हुई, जो एक इंजीनियर थे। 3 साल तक डेटिंग करने के बाद कंपनी और परिवार के दबाव के कारण उनके पति को अपने गृहनगर लौटकर एक अमीर आदमी की बेटी से शादी करनी पड़ी। हालांकि उसके पति और उस अमीर आदमी की बेटी ने सिर्फ शादी की रस्में निभाई, उन्हें विवाह प्रमाण पत्र नहीं मिला। जाहिर है उसके पति ने भी उसके साथ विवाह प्रमाण पत्र नहीं लिया। उनके पति इंजीनियर थे और उन्हें अक्सर देश भर में यात्रा करनी पड़ती थी। इसलिए इतने वर्षों बाद भी दोनों परिवारों के एक दूसरे के साथ काम करने में कोई समस्या नहीं थी। कुछ दिन पहले ही उसके गृहनगर के लोगों को उसके अस्तित्व के बारे में पता चला। अब उसके पति ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं और कंपनी की संपत्ति का बंटवारा कर दिया है। अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों के संचालन से अर्जित अधिकांश संपत्ति दूसरे पक्ष को मिलेगी। आज आए चारों लोग ये भी जानते थे कि उनका यहां एक घर है, इसलिए वे इस घर के लिए ये कहते हुए लड़ने आए कि ये वैवाहिक संपत्ति है, लेकिन असल में ये घर उनके पति ने अपने गृहनगर लौटने और शादी करने से पहले खरीदा था। इसके अलावा डाउन पेमेंट और लोन दोनों उन्हीं के नाम पर थे। डाउन पेमेंट करते समय उन्होंने अपनी बचत भी इस्तेमाल की थी, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि अंत में चाहे कुछ भी हो जाए, ये घर उससे निश्चित रूप से नहीं छीना जाएगा। जगत मेहरा ने इस स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की। आखिरकार इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। बेशक मन ही मन वह मामा टंडन के पति से नफरत करता था। कंपनी और परिवार का तथाकथित दबाव शायद इसलिए था क्योंकि उस समय वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। इसलिए वो वापस जाकर अपनी अमीर पत्नी के परिवार के सहारे इस समस्या को हल करना चाहता था। इसके अलावा उसे उन्हें बेवकूफ बनाना नहीं आता था, इसलिए उसने सिर्फ शादी की और शादी का प्रमाण पत्र नहीं लिया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इससे 2 महिलाओं और 2 परिवारों को देरी हुई। यहां शर्मिला टंडन मौजूद था और उसे नहीं पता था कि दूसरी तरफ बच्चे हैं या नहीं। ये कल्पना की जा सकती है कि शर्मिला टंडन का भविष्य पिछले कुछ वर्षों की तरह सरल और चिंतामुक्त नहीं होगा। वह केवल यही आशा करता है कि यह मामला उसे ज्यादा प्रभावित न करे। हालांकि जगत मेहरा केवल अपने दिल में उसकी परवाह कर सकता था और आशा कर सकता था कि सिक्का एक वास्तव में उसके लिए सौभाग्य लेकर आएगा। इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता था। 706 से विदा लेने से पहले मामा टंडन थोड़ी चिंतित थी जब उन्होंने जगत मेहरा को बताया कि आज जिस दुबले पतले लंबे आदमी को उसने पीटा था वो उनके पति की अमीर पत्नी का दूर का चचेरा भाई था। वो पिछले कुछ वर्षों से शहर में रह रहा था और लगता था कि उसका एक बार था। वह काफी प्रभावशाली था
और उन्हें डर था कि कहीं वह जगत मेहरा से बदला न ले ले। आज उस दुबले पतले लंबे आदमी ने धमकी दी कि अगर वो उनसे बात नहीं करेगी तो वे किंडरगार्टन जाकर शर्मिला टंडन और उसकी मां का कत्ल कर देंगे। उस समय शर्मिला टंडन के सभी शिक्षकों, सहपाठियों और अन्य अभिभावकों को पता चल चुका था कि उसकी मां एक रखेल है, इसीलिए उसने दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर आने दिया। जगत मेहरा को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। चिंता मत करो, अगर वह मुझे रोकने आया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। घर लौटने के बाद जगत मेहरा ने इस बारे में सोचा और आज की घटना की जानकारी व्हाट्सएप पर ऑफिसर चेन को दी। उसने दुबले पतले और लंबे आदमी की हरकतों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया। उसने बस इतना कहा कि उसे गिराने के बाद उसे मामा टंडन से पता चला कि फल काटने वाला चाकू पहले शर्मिला टंडन ने लिया था, लेकिन उस दुबले पतले और लंबे आदमी ने उसे छीन लिया। बेशक वो ये नहीं कहेगा कि बाहर जाने से पहले ही उसे उसकी आवाज से उस खास स्थिति का अंदाजा हो गया था। उसके नजरिए से उसने पहले अपने पड़ोसी के घर में एक आदमी को एक छोटी बच्ची को चाकू से धमकाते हुए देखा। फिर उसने गुस्से में आकर उसे बचाने के लिए हमला कर दिया। उसके हमले के पीछे एक ठोस वजह थी। कुछ मिनट बाद ऑफिसर चमन ने व्हाट्सएप पर एक हैरान करने वाला इमोजी भेजकर जवाब दिया। एक्स, आपको हर जगह इस तरह की चीजें क्यों देखने को मिलती हैं? जगत मेहरा ने आधे सच से जवाब दिया। इसके लिए आप मुझे दोष नहीं दे सकते। मैंने देखा कि आज मौसम अच्छा था, इसलिए मैं रात के खाने के लिए बाहर जाना चाहता था। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि पड़ोसी का घर बंद नहीं था। वहां एक अजनबी आदमी चाकू लिए खड़ा था और पड़ोस की उस छोटी बच्ची पर चिल्ला रहा था जिसने अभी अभी बालवाड़ी शुरू की थी। मैं क्या करूं? मैं भी हताश हूं। क्या मैं इसे नजरअंदाज कर सकता हूं? ऑफिसर चमन अवाक रह गए। ऑफिसर चमन, क्या आपने पुलिस को फोन नहीं किया? जगत मेहरा, शुरू में मेरे पास पुलिस को बुलाने का समय नहीं था। उस आदमी को काबू करने के बाद पड़ोसी ने इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया, इसलिए उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया। ऑफिसर चमन, अगली बार जब आपको ऐसी किसी घटना का सामना करना पड़े तो जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। अगर लड़ाई में उस छोटी बच्ची को चोट लग जाए तो क्या होगा? पहले पुलिस को बुलाएं, फिर संदिग्ध को शांत करें। यही सही तरीका है। मुझे पता है कि तुम लड़ने में माहिर हो, लेकिन तुम हमेशा खाली हाथ चाकू पकड़ने की कोशिश नहीं कर सकते। जगत मेहरा स्वाभाविक रूप से उसका खंडन नहीं करेगा। हां, ऑफिसर चेन सही कह रहे हैं। वैसे अगर मैंने जिस व्यक्ति को वश में किया है वो मुझसे बदला लेने के लिए वापस आ जाए तो क्या होगा? क्या तुमने उसे बुरी तरह पीटा? नहीं, मैं बस जमीन पर गिर गया और मैंने उसे 2 बार थप्पड़ मारा। जगत मेहरा को उस लंबे दुबले पतले आदमी के संभावित प्रतिशोध की चिंता नहीं थी। हालांकि सुमन टंडन की मां ने बताया कि उस आदमी ने शहर में एक बार खोला था, लेकिन उसके जैसे लोगों के आमतौर पर जीवन के सभी क्षेत्रों और संदिग्ध क्षेत्रों के लोगों से संबंध होते हैं, इसलिए उसके पास अधिक संपर्क थे। हालांकि उसे ये अंदाजा नहीं था कि उस आदमी के पीछे कोई बड़ा गिरोह होगा। इस दौर में उसके जैसे बड़े शहर में हिंसक गिरोहों के लिए कोई जगह नहीं थी। बेशक अगर ऐसा कोई विकल्प होता तो उन्हें ऑफिसर चेन की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं होती। उसने ऑफिसर चमन को व्हाट्सएप पर रिपोर्ट करने का कारण यह था कि अगर वह कुछ गलत करता है तो एहतियात बरती जा सके। उनके विचार में अगर वह अभी भी काम पर होते और उनके पास कोई यूनिट होती तो वह लंबा दुबला पतला आदमी शायद कुछ ऐसा कर देता जिससे उन्हें घिन आती। उदाहरण के लिए उन्होंने मामा टंडन को धमकी दी कि वह शर्मिला टंडन के किंडरगार्टन में जाकर हंगामा करेंगे। लेकिन अब वह एक अकेला आदमी था, बेरोजगार था और घर पर ही रहता था। वे क्या कर सकते थे? सबसे संभावित तरीका यह था कि कुछ लोगों को मोहल्ले के बाहर उसका इंतजार करने के लिए कहा जाए और उसे चुपके से डराया जाए या उसकी पिटाई की जाए। हालांकि
जगत मेहरा की असाधारण इंद्रियों, अपने आसपास के वातावरण का अवचेतन रूप से अवलोकन करने की आदत और सूचना को संसाधित करने की मस्तिष्क की क्षमता के कारण मूल रूप से कोई भी उस पर घात लगाकर या छिपकर हमला नहीं कर सकता था। क्या उन्होंने दूर से स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया था? अगर उनमें सचमुच इतनी क्षमता होती तो उसके लिए गोली खाना गलत नहीं होता। अगर वे उसे दिन दहाड़े भी रोक लेते तो भी वह बिल्कुल नहीं डरता था। उसकी वर्तमान शारीरिक क्षमता, ताकत, गति और फुर्ती को देखते हुए 2-3 लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर बहुत सारे लोग हों या उनके पास बंदूकें हों तो भी अगर वह भागना चाहे तो वे उसे रोक नहीं पाएंगे। फिर उसने हाथ उछालकर 110 पर कॉल किया। अब जबकि पूरा देश अपराधियों पर नकेल कस रहा था और उसने पहले ही ऑफिसर चमन को सूचना दे दी थी, उसे डर नहीं था कि पुलिस इसे गंभीरता से नहीं लेगी। जगत मेहरा को अपने अनुमान के इतने सटीक होने की उम्मीद नहीं थी। अगले दिन दोपहर को वो शहर के एक खरगोश फार्म में कुछ खरगोश खरीदने और उन्हें देखने के लिए जाने वाला था। हालांकि उसके फार्म से निकलते ही कुछ ही देर में टैक्सी का इंतजार कर रहे 8 युवकों ने उसे घेर लिया। उसे नहीं पता था कि वे कितनी देर से बाहर इंतजार कर रहे थे। दरअसल जगत मेहरा ने मोहल्ले से निकलने से पहले ही उन्हें देख लिया था। अगर वह चाहता तो उनके देखने से पहले ही मुड़कर दूसरी दिशा से निकल सकता था। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। वह खुलेआम मोहल्ले से बाहर निकल गया, जानबूझकर उन्हें खुद को देखने दिया। हालांकि वह इन लोगों से डरता नहीं था, लेकिन अगर वह प्रदीप भाटी या रश्मि सिंह जैसे अन्य लोगों के साथ होता और ये लोग अचानक प्रकट हो जाते तो थोड़ी परेशानी हो सकती थी। इसलिए चूंकि दुबला-पतला आदमी अब और इंतजार नहीं कर सकता था और आज ही उन्हें रोकने आ गया, इसलिए वह इसे जल्द से जल्द निपटाने में खुश था। दुबले-पतले आदमी समेत उन 6 लोगों ने मोहल्ले की दीवार के किनारे जगत मेहरा को घेर लिया। उनमें से 2 ने मुड़कर उत्सुक राहगीरों को धमकी भरी और चेतावनी भरी निगाहों से देखा। उसके हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह इस तरह के काम से काफी परिचित है। दीवार से घिरे हुए जगत मेहरा को अचानक हंसी आने लगी। इस बारे में सोचते हुए वो थोड़ा भावुक हो गया। अगर यह 1 महीने से अधिक पहले की बात होती तो वह ऐसी स्थिति में हार मान लेता। हालांकि अगर वह बूढ़ा जगत मेहरा होता तो वह ऐसी स्थिति में नहीं पड़ता। क्या बात है? जगत मेहरा ने लंबे दुबले-पतले आदमी से सहजता से पूछा। दुबला-पतला लंबा आदमी दंग रह गया। उस गंजे आदमी की प्रतिक्रिया उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। कल उसके दूर के चचेरे भाई ने उसे 706 नंबर के कमरे में लोगों को लाकर हंगामा करने के लिए कहा था। अंत में किसी दुर्घटना के कारण 708 नंबर के गंजे पड़ोसी ने उसकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, यह बेहद अपमानजनक तरीके से किया गया। एक वयस्क को जमीन पर गिराकर पीटा गया। उसे पहली बार पता चला था कि थप्पड़ खाने से इतना दर्द होता है। धिक्कार है, उस समय तो उसे यह भी लगा था कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। हालांकि दर्द की तुलना में उसे लगा कि उसकी बदनामी कहीं अधिक हुई है। कल की वो तीनों अधेड़ उम्र की महिलाएं संयोग से मिली मददगार नहीं थी। वे सचमुच उनके गृहनगर की रिश्तेदार थी। हालांकि उन्होंने कहा कि वे कल जो हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन वह इन लोगों को अच्छी तरह जानता था। उन्हें चुपके से खबर फैलाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह बेहद ही अपमानजनक था। इसलिए उसने कल रात किसी को 708 नंबर के गंजे आदमी के बारे में पता लगाने के लिए कहा। सुबह सुबह उसने मोहल्ले पर नजर रखने और अपना गुस्सा निकालने का तरीका ढूंढने के लिए लोगों को लगाया। उन्हें यह भी पता था कि गंजा आदमी बहुत ताकतवर है, इसलिए उन्होंने खास तौर पर कुछ और लोगों को बुलाया। इसके अलावा उनमें स्पोर्ट्स स्कूल की मिक्स मार्शल आर्ट्स टीम के लोग भी शामिल थे। उसने कई तरह की स्थितियों की कल्पना की थी। गंजा आदमी उस पर सीधा हमला कर सकता था, पलटकर भाग सकता था, भागने में नाकाम रहने पर हार मान सकता था,
या रिहायशी इलाके के गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड से मदद मांग सकता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। ये गंजा आदमी इतना शांत क्यों था? तुम, लंबे दुबले पतले आदमी ने मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो उसे सीधे पीट देना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि उसे अपना गुस्सा रोकना होगा। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ कहना ही होगा। लंबे दुबले पतले आदमी ने गहरी सांस ली। अंत में उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? तुमने कल मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। तुमने बच्चों को डराने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। क्या मुझे तुम्हें कुछ थप्पड़ नहीं मारने चाहिए? क्या तुम्हें अब भी अन्याय का एहसास है? जगत मेहरा ने उसकी ओर देखकर कहा। जगत मेहरा के आसपास मौजूद लोगों में से भूरे बालों वाला और दाहिने कान में बाली पहने एक युवक, जिसकी उम्र लगभग 17 या 18 वर्ष लग रही थी, ने अचानक अपनी जेब से एक स्विच ब्लेड निकाला। उसने झटके से ब्लेड खोला और जगत मेहरा की कमर के पास पहुंचा। उसने अपना सिर झुकाया और उसे घूरते हुए कहा, भाई डोंग को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इतने शानदार क्यों हो? है? क्या तुम मरना चाहते हो? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके पेट में छेद कर दूं ताकि आपको सांस लेने में मदद मिल सके? जगत मेहरा की नजरें उस युवक से मिली। दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। फिर उसने अपनी कमर में रखी हुई स्विच ब्लेड के साथ एक कदम आगे बढ़ाया। वह एक पल के लिए रुका और फिर एक और कदम आगे बढ़ाया। हर कदम के साथ वह युवक एक कदम पीछे हटता जा रहा था। उस युवक की उग्र आंखों में पहले तो भ्रम, फिर घबराहट और फिर बेचैनी छा गई। अब वह जगत मेहरा से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने अपना सिर भी नीचे कर लिया। तुम कोशिश क्यों नहीं करते? जगत मेहरा की आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन वास्तव में वो पूरी तरह से एकाग्रचित्त था और उसकी इंद्रियां चरम सीमा पर काम कर रही थी। वह अपने सामने खड़े युवक और अपने आसपास के लोगों पर बारीकी से ध्यान दे रहा था। जब तक वह युवक कोई हरकत करने का संकेत देता, वह तुरंत उसके वार को रोक सकता था या उसकी कलाई को नियंत्रित कर सकता था। ज्यादा से ज्यादा उसकी त्वचा छिद सकती थी। उसकी प्रतिक्रिया की गति उस युवक से कहीं अधिक तेज थी। इसके अलावा वो अपने चारों ओर जमा हुए लोगों की भीड़ से निपटने के लिए भी तैयार था। लेकिन जिस बात ने उसे थोड़ा अजीब महसूस कराया, वो ये थी कि हालांकि उसके आसपास के लोगों के दिल बहुत तेजी से धड़क रहे थे और वे अचानक घबराए हुए लग रहे थे, फिर भी उन्होंने कोई हरकत नहीं की। और जो बात उसे और भी अजीब लगी, वो ये थी कि उसके सामने चाकू पकड़े खड़े युवक की मांसपेशियां तन गई थी और कांपने भी लगी थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी सांसें लगभग रुक गई थी। उसके शरीर की गंध भी थोड़ी बदल गई थी और उसके माथे पर पसीना आने लगा था। उन्हें यह भी संदेह था कि यदि ये स्थिति आधे मिनट तक भी जारी रही तो युवक की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाएगी। जगत मेहरा ने उसे घूरना बंद कर दिया। उसने अपनी नजरें घुमाई और उस युवक से दूर चला गया। जैसे ही वह वहां से जाने लगा, उसके बगल में खड़े एक बूढ़े आदमी ने युवक के हाथ से चाकू छीन लिया। फिर उसने युवक के सिर के पीछे एक थप्पड़ मारा और गाली देते हुए कहा, तुम्हें चाकू निकालने के लिए किसने कहा था? जगत मेहरा को अपनी ओर देखते देख उस लंबे पतले आदमी का गला सूख गया। उसने पलकें झपकाई और अनजाने में पूछा, भाई, भाई, तुम कहाँ घूमते हो? युवक द्वारा स्विच ब्लेड दिखाने की हरकत से वो भयभीत हो गया, लेकिन जगत मेहरा के प्रदर्शन ने उसे और भी अधिक आशंकित कर दिया। अगर कल तक उसे सिर्फ इतना ही महसूस हुआ था कि गंजे आदमी में ब्रूट स्ट्रेंथ है, तो आखिरी 10 सेकंड में उसे साफ तौर पर एहसास हो गया कि गंजा आदमी निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह सुनकर जगत मेहरा लगभग जोर से हंस पड़ा। आप कहाँ काम करते हैं? आप मुझे किस तरह का इंसान समझते हैं? जगत मेहरा ने अपना फोन निकाला, अपनी संपर्क सूची खोली और कहा,
आप जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ काम करता हूं? मैं अपने बड़े भाई को फोन करके आपको बताने के लिए कहूंगा। फोन कनेक्ट होने के बाद जगत मेहरा ने कहा, ऑफिसर चैन, जिस व्यक्ति के बारे में मैंने आपको कल बताया था, उसने मुझे बस्ती के प्रवेश द्वार पर रोक लिया। जी हां, वही जिसने बार खोला था, और वह अपने साथ, खैर, वो 7 लोगों को लाया था। उनमें से एक के पास चाकू भी था और उसने मुझे चाकू मारने की धमकी दी। बोलते बोलते जगत मेहरा ने फोन उस अचंभित लंबे दुबले आदमी को थमा दिया और कहा, ये मेरे बड़े भाई हैं। क्या आप कुछ शब्द कह सकते हैं? लंबे और दुबले पतले आदमी की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि जगत मेहरा झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि चूंकि फोन कनेक्टेड था, इसलिए यह सच हो सकता है। उसने फोन उठाने की हिम्मत नहीं की और सीधे फोन पर चिल्लाकर कहा, यह एक गलतफहमी है, यह सब गलतफहमी है। फिर वह अपने साथ मिले 7 लोगों को लेकर तुरंत वहां से चला गया। उन्हें सड़क के किनारे खड़ी 2 कारों की ओर तेजी से जाते देख जगत मेहरा ने फोन वापस अपने कान पर लगाया और कहा, ऑफिसर चैन, मैंने आपका नाम लिया और वे डरकर भाग गए। चिंता मत करो, उन्होंने कुछ नहीं किया। वे शायद मुझे डराना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं पुलिस को जानता हूं, इसलिए वे भाग गए। ठीक है, आपने उस इलाके की पुलिस से पहले ही बात कर ली है जहां उस आदमी का बार है। वो ईमानदार ही होगा। क्या आप उसे चाय के लिए थाने बुलाना चाहते हैं? हाँ, क्या इससे वो डर नहीं जाएगा? मैं अब खाना खाने जा रहा हूं। चिंता मत करो, ऑफिसर चैन, भाई चैन। मैं हमेशा पहले पुलिस को फोन करने के बारे में सोचता हूं। मैं कभी भी खुद से परेशानी खड़ी करने की पहल नहीं करता। मैं वास्तव में बहुत डरा हुआ हूं। ऑफिसर चेन से फोन पर बात खत्म करने के बाद उनके द्वारा बुलाई गई कार भी आ गई। लेकिन कार में बैठने के बाद जगत मेहरा ने अपना गंतव्य बदल दिया। वो खरगोश फार्म नहीं गया, बल्कि ड्राइवर को वास्तविक समय में गाड़ी चलाने का आदेश दिया। उन्होंने अपना मन बदल लिया और आज अस्थायी रूप से खेत पर नहीं गए। लंबे और दुबले पतले आदमी द्वारा घेर लिए जाने की घटना का उस पर कोई असर नहीं पड़ा, और ऑफिसर चमन ने फोन पर जो कहा उसके अनुसार लंबे और दुबले पतले आदमी ने पलटवार करने या उससे झगड़ा करने की हिम्मत नहीं की और न ही उसके पास समय था। इसलिए ये घटना मूल रूप से अतीत की बात हो गई थी। हालांकि वो अभी अभी घटी किसी घटना को लेकर बहुत चिंतित था। जब उसने कान में बाली पहने उस युवक को अपनी स्विच ब्लेड लहराते देखा, तो उसका मन और शरीर पूरी तरह से सक्रिय हो गया। देखने में तो वो शांत लग रहा था, लेकिन वास्तव में वो अत्यंत एकाग्रचित्त था। उसकी मांसपेशियां भी ऐसी अवस्था में थी कि किसी भी क्षण पूरी ताकत से विस्फोट कर सकती थी। इस अवस्था के प्रभाव में कान में बाली पहने युवक के शरीर और मन में बहुत स्पष्ट और यहां तक कि तीव्र परिवर्तन आया। उनकी सांस लेने, दिल की धड़कन और सूंघने की क्षमता से यह स्पष्ट था कि वे अचानक बहुत तनावपूर्ण स्थिति में आ गए थे। जगत मेहरा को याद आया कि जब वह रश्मि सिंह और अन्य लोगों के साथ पड़ोसी शहर के घोड़े फार्म में गया था, तो वह अपने लक्ष्य घोड़े को डराना चाहता था ताकि वह अधिक आज्ञाकारी हो जाए और उस पर सवारी करना आसान हो जाए। अंत में फार्म के सभी घोड़े डर गए और सामूहिक हड़ताल पर चले गए। उस समय उसे एहसास हुआ कि विशाल उल्लू का खून पीने के बाद जानवरों को डराने की उसकी क्षमता में काफी वृद्धि हुई है और उसमें बदलाव आया है। बात सिर्फ इतनी थी कि उसके बाद उन्होंने कभी भी इस क्षमता का विस्तार से परीक्षण नहीं किया था। हालांकि आज की स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि जानवरों को डराने की उसकी क्षमता का असर मनुष्यों पर भी पड़ता है। इसके अलावा कान में बाली पहने उस युवक की प्रतिक्रिया बेहद तीव्र थी। अगर यह कुछ देर तक जारी रहती तो उसकी दिल का दौरा पड़ने या दम घुटने से मौत हो सकती थी। उनकी क्षमता का प्रभाव और ताकत उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। जब वह जाने लगा तो कान में बाली पहने हुए युवक के पैर भी थोड़े लड़खड़ा रहे थे। उसे कार में बिठाने के लिए उसके बगल में खड़े साथी को सहारा देना पड़ा। इसलिए
जब उसने देखा कि कान में बाली पहने युवक अजीब व्यवहार कर रहा है, तो उसने इस बात का फायदा उठाया कि वो युवक के करीब खड़ा था और अपने पास मौजूद बॉल पॉइंट पेन की गेंद को युवक की पतलून की जेब में उछाल दिया। अब जब तक वो युवक अपनी जेब में बॉल पॉइंट पेन की नोक पर ध्यान नहीं देता या अपनी पतलून नहीं बदलता, तब तक जगत मेहरा के पास उसे ढूंढने का कोई न कोई तरीका होगा, चाहे वो कहीं भी हो। आधे घंटे से अधिक समय बीतने के बाद जगत मेहरा एक इंटरनेट कैफे के सामने कार से बाहर निकला। गेंद के स्पर्श से उसने पुष्टि की कि कान में बाली पहने युवक इंटरनेट कैफे में था। सड़क किनारे से अभी तक न हटी गंध से अनुमान लगाया जा सकता था कि वो युवक घेराबंदी में शामिल अन्य 2 युवकों के साथ इंटरनेट कैफे में दाखिल हुआ था। जगत मेहरा इंटरनेट कैफे में नहीं गया। इसके बजाय उसने पास की एक दुकान से मिनरल वाटर की एक बोतल खरीदी। फिर उसने आराम करने का नाटक किया और बाहर एक कुर्सी पर बैठ गया।